ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम। तो शीतल, आज के बेहद खास कार्यक्रम है हमारे ग्रामीण भाई बहनों के लिए, और आज हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला है और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो श्रोताओं, जैसे कि गन्ने की पाठशाला हमारा प्रायोजित कार्यक्रम है और इसका विषय है गन्ने की फसल में समसामयिक कार्य, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जिसके लिए हमारे स्टूडियो पर गन्ना विशेषज्ञ भी आ चुके हैं। डॉक्टर सूरज भान, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, और इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह हैं, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला हरियाणा में। तो गन्ने की फसल से समसामयिक कार्यों से संबंधित अगर आपके पास भी कोई सवाल हो या कोई समस्या हो या आप कोई सुझाव लेना चाहते हो, तो स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ से आप सीधे फोन पर बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011, आप एसटीडी कोड है दिल्ली का, अगर दिल्ली से बाहर आप फोन कर रहे हैं तो ये एसटीडी कोड 011 जरूर लगाएं और फोन करें 23421082 और 23421083। जी बिल्कुल श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड जैसे कि अरुणेश ने बताया 01, लेकिन जो श्रोता मोबाइल से भी अगर कॉल कर रहे हैं तो भी वो इन नंबर के आगे 011 लगाना ना भूलें। नंबर वही हमारे पुराने हैं 23421082 23421082, और दूसरा हमारा नंबर है 23421083, यानी कि 23421083। और एक बात जरूर किसान भाइयों से हम कहना चाहेंगे, जब भी आप कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं, कॉल करते हैं तो अपना रेडियो सेट बंद कर दीजिए या उससे थोड़ा सा दूर आ जाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके सवाल हमें या हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनको समझ नहीं आते और आपको ही अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज का संचालन कर रहे हैं विनोद। तो चलते हैं विशेषज्ञ के पास। तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी और डॉक्टर सूरजभान जी, सबसे पहले आपका स्टूडियो में स्वागत है दोनों का। धन्यवाद। तो डॉक्टर सूरजभान जी, शुरुआत आपसे करते हैं कि भाई जब हम बात कर रहे हैं कि भाई गन्ने की फसल में इस टाइम पे जो समसामयिक कार्य हम करते हैं, तो कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो अभी फिलहाल चल रहे हैं? देखिए, अभी गन्ने की कटाई का कार्य शुरू हो चुका है और कटाई में थोड़ी सी जो लेबर बाहर से मंगाते हैं या अपने गांव की होती है या अपने घर के ही लोग, हर तरह के किसान के ऊपर डिपेंड करता है जो कटाई करते हैं। तो जिस चीज से वो कटाई करते हैं, चाहे उनका एक फरसा टाइप का होता है या हसिया मोटा वाला होता है, तो वो थोड़ा सा जमीन से ऊपर को काटते हैं। अब जमीन से ऊपर को काटने से हमारी पेड़ी का नुकसान होता है, जिसमें हमें सबसे ज्यादा पेड़ी में पैदावार मिलती है, मोटी फसल जो है उसमें नुकसान मिलता है, क्योंकि जो ऊपर गांठ रह जाती है उसमें लगभग 15-20 दिन ऐसे निकल जाते हैं कि वो ऊपर की गांठ से ही कल्ला आता है और वो कभी भी कल्ला गांठ गन्ना नहीं दे पाती।
और जब वो ऊपर का भोजन खत्म हो जाता है उसके बाद में नीचे से जो मिट्टी के नीचे जो गांठ है वहां से जो कल्ला निकलता है गन्ना वो ही देता है। तो हमारा लगभग 15 दिन के एवरेज से अगर माने तो मल्टीप्लाई 3 कर दे तो 45 दिन जो गन्ने की बढ़वार है वो हमारी कम हो जाती है। लगभग अगर मान के चलें तो 250-300 ग्राम प्रति गन्ने का वजन कम हो जाता है। तो डॉक्टर साहब इसमें जैसे अभी आपने बताया कि भाई वो ध्यान रखना है, लेकिन अभी जैसे कटाई हमारी चल रही है जी। तो कटाई करते हुए वो किसान साथी जिन्होंने अब जो पेडी है या मुड्डी आगे आने वाली फसल के लिए रखनी है, हाँ। तो सावधानी क्या बरतनी है, मतलब जमीन से कितना थोड़ा ऊपर करके हम उसी कटाई करें? देखिए 2 चीजें हैं इसमें। एक तो आप जमीन से बिल्कुल मिला के काटे, थोड़ा सा मिट्टी अगर आती है तो आने दें, जमीन से मिला के काटे। और अगर ऐसी स्थिति अगर आपको लगती है कि पूरा नहीं काट पाए, बिल्कुल डॉक्टर साहब बात करेंगे, थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको। एक श्रोता हैं वो जुड़ चुके हैं लाइन पे, तो एक बार उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी सौरभ वर्मा बात कर रहे हैं बस्ती से। सौरभ वर्मा जी, क्या प्रश्न है आपका? सर 1 एकड़ गन्ने अभी हमको लगाने हैं, लेकिन हमारी जो समस्या है वो जो मिट्टी हमारी है वो बलुहट मिट्टी है जी। यहाँ पर दीमक बहुत ज्यादा लगते हैं जी। इस तरह से हमारे गन्ने की फसल बर्बाद हो जाते हैं हमेशा हर साल। देखिए ऐसा करिए, आप जो गन्ने की जो कटाई करते हैं ना, कितने 3 आंख का ही गन्ना काटते हैं? जी हाँ, 3 आंख का गन्ना जो आप काट रहे हैं, काट के एक जगह रख के उसमें जो क्लोरोपोरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन एक रसायन आता है, इसका लगभग 2 से 3% सॉल्यूशन बना के और ढेर पे ही स्प्रे कर दें। हाँ, और दूसरा एक चीज और हमने करके देखी है कि गन्ने का बीज ज्यादा लगता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है किसान को कुंडी में, ड्रम में, ये सीड ट्रीटमेंट करने में। तो जैसे खेत के दोनों तरफ अगर एक नाली बना ली जाए, एक तरफ जिधर जो आप कूड़ निकालेंगे और उसमें बुवाई से 1 दिन पहले हल्का सा पानी निकाल दें तो वो मिट्टी जम जाएगी। और वो जिस दिन बोए उस दिन पानी भर के उसमें दवा जरूर लगेगी, क्लोरोपोरिफॉस और साइपरमेथ्रिन 5% साइपरमेथ्रिन रहता है, उसे डाल के वो गन्ने की कटाई उसी में डायरेक्ट करें। तो कम से कम ये है कि जो आपकी परेशानी वहाँ पे हो रही थी वो आपकी कम हो जाएगी। अगर दोनों चीजें कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपको दीमक से राहत मिल जाएगी। दूसरा एक चीज और है, समस्या है वो दीमक का ही है। दूसरा एक चीज और है, एक जैविक की तरफ अगर आप चले तो जैसे कि आप जानते होंगे कि जो भी दीमक है वो लगभग 1-1.5 मीटर जमीन में नीचे रहती है, बामी नीचे बना के रहती है। तो एक जैविक में अगर कहा जाए तो बिवेरिया वैश्याना है, और ये फफूंदी हम आप लोगों के खेत से निकाल के तैयार करते हैं इस फफूंदी को, पर शर्त ये है कि ये 3 महीने के अंदर की बनी हुई हो और काम कर रही हो। अब काम करने की बात आती है तो इसमें ये देखा जाता है कि इसे टेस्ट हम कैसे करें कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। हाँ, तो पहले 10-12 दिन पहले आप इसे सड़ी हुई गोबर की खाद या केंचुए की खाद में मिला के छायादार स्थान पर थोड़े पानी के छींटे मार के और किसी बोरे से टाट से ढक के रख दें, और 10-12 दिन बाद आप देखेंगे तो इस पर हरे सफेद रंग की फफूंदी सी जागृत दिखाई देगी। अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित है कि उसे दोनों हाथों से अलग करेंगे तो ऐसा लगेगा कच्चे धागे से टूट रहे हैं। अच्छा, तो ये काम कर रही है। अगर ये लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं तो फिर ये काम नहीं कर रही है। तो ये अगर ऐसे काम कर रही है और आप नमी अच्छी हो आपके खेत में, जो लास्ट जुताई करते हैं, लास्ट जुताई पे आप अपने खेत में इसे बिखेर दें यूरिया की तरह से, और फिर जुताई करके गन्ने की बुवाई करें और हर साल ये प्रयोग करें। ये बहुत सस्ती बवेरिया वैश्याना आती है और लगभग 75% सरकार की तरफ से हर स्टेट में छूट है, तो लगभग वही 20-25 रुपए किलो के करीब पड़ती है, और 1 एकड़ में 1 से लेके 4 किलो तक रिकमेंडेशन है, आप डाल सकते हैं। तो ये धीमे धीमे अगर 2-3 साल भी डाल देंगे ना तो ये निश्चित है कि आपकी दीमक से छुटकारा आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये काम कैसे करती है कि जैसे श्रमिक कीट होते हैं ना दीमक के, वो आके ऊपर आके नुकसान करते हैं, आपकी फसल की जड़ को खाएंगे या उसके जो गन्ना पड़ा हुआ है उसमें घुस जाएंगे। और ये बवेरिया वैश्याना है, ऐसे कीड़े जिनकी त्वचा दीमक जैसी होती है, कोई भी हो, चाहे सफेद गिडार हो चाहे दीमक हो, तो ये उस पर लग जाती है। क्या रीजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? रीजेंट का कर सकते हैं, परंतु तो वो इतना असर नहीं करेगी। ये जो बवेरिया वैश्याना या मेटारिजियम
एक और आती है मेटारिजियम, वो भी इसी तरह से इस्तेमाल होती है। इनका काम ये है कि उस कीड़े में खाज खुजली पैदा कर देना, और खाज खुजली पैदा करने का मतलब है कि उसमें छुआछूत का रोग, और छुआछूत का रोग जब ये ऊपर से भोजन करके अपना पेट भर के नीचे रानी मक्खी है उसके लिए अगर ये भोजन लेके जाएगी तो वहाँ पे जिससे मिलेगी इसके वायरस उसमें लग जाएंगे, और छुआछूत जैसे कि आप कहते हैं कोड एक दूसरे को लग जाए या खुजली हो जाए, किसी के खाज हो जाए, एक दूसरे के लग जाए, तो उस तरह से पूरे परिवार में फैल जाएगी। और धीमे धीमे हर साल आप करेंगे, और अगर हो सके तो गन्ने के खेत में जब गुड़ाई करते हैं, लास्ट गुड़ाई करते समय भी अगर इसका प्रयोग कर लिया जाए तो भी ये और ज्यादा अच्छा काम करती है। बिल्कुल उम्मीद है उनको मतलब जवाब मिल गया होगा उनके प्रश्न का। तो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि भाई मोटी जो फसल हमें लेनी है तो कटाई जो हम करें उसमें क्या सावधानी बरतें, कि जमीन से कितनी दूरी रखें उसकी? देखिए, कटाई से बिल्कुल मिला के करते हैं, बिल्कुल जमीन के स्तर से मिला के ही कटाई करनी चाहिए। और फिर अगर ऐसा लगता है कि कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि 25% या 50% हमारे जो गन्ने की नीचे की गांठें होती हैं बहुत नजदीक ऊपर हैं, अगर 2-4 सेंटीमीटर भी ऊपर हैं, तो ये जैसे हैरो आता है, हैरो की तरह से ही एक यंत्र आता है जी। गन्ने की कटाई जो पेड़ी छोड़ते हैं उसके लिए, तो हैरो सीधे मिट्टी में चलता है, ये ऐसे चलता है। तो जितने भी मिट्टी में फिर वो आपकी मेड़े वेड़े होगी वो सब खत्म हो जाएंगी, और मिट्टी से मिला के सभी ये एकदम खत्म कर देगा। मतलब बहुत दिक्कत आती है, हैरो की तरह ही है ये, बिल्कुल सीधा जमीन में ना जाके ऊपर उसके ऊपर चलेगा, हॉरिजॉन्टली चलेगा उसके अंदर। और उसमें एक दिक्कत आती है, जो पोगले छोड़ते हैं लोग, तो पोगले नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि पोगले भी खत्म हो जाएंगे वो जब उसमें घूमेगा। तो पोगले छोड़ने से कोई ये कहे कि हमारी पैदावार बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। अगर इसे चला देंगे तो पैदावार में कोई अंतर नहीं आएगा, ये एक साथ गन्ने की बढ़वार होगी और आपके ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिलेगी। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। एक कॉलर और जुड़ चुके हैं लाइन से, एक बार जान लेते हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी, नाम बताएं अपना। मैं इंद्रवीर केवतिया, नथुगढ़ी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न पूछिए। मेरे प्रश्न 2 हैं जी। बताइए केवतिया जी। एक तो जो पेड़ी की कटाई चल रही है जी, उसके ऊपर जो पाती है, अगर उसे फैला दें तो गोबले उतने नहीं फूटते, तो क्या उसको पाती को फैला कर उसमें पानी लगाएं या उसको पाती को ठीक छोड़ दें? एक प्रश्न तो ये है। जो आप पोगले की बात कर रहे हैं और उसकी पताई की बात कर रहे हैं कि उसमें पानी भर के कैसे क्या करें, तो जैसे कि मैं कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर से ही हूँ। आप किस गांव से हैं केवतिया जी? मैं कृषि बुलंदशहर केंद्र में जाता रहता हूँ सर जी। हाँ, तो आप जानते हैं मैं डॉक्टर सूरजभान बोल रहा हूँ जी। हाँ, तो आप ऐसा करें, हमारे यहाँ से मलचल ले जाएं और मलचल ले जाके उसे जो पत्ती हैं उसे कटाई कर दें उसकी, और कटाई करके और फिर उस पर कोई भी सड़ने के लिए, जैसे यहाँ पे गाजियाबाद में बायो फर्टिलाइजर है, ये भी टीका बनाते हैं, ICR भी टीका बनाता है, और डीकम्पोजर हमारे पास भी है। तो आप डीकम्पोजर का स्प्रे करके और थोड़ा सा हल्का सा वो डीकम्पोजर जो है वो तो ठीक है, परंतु 2 किलो पर बीघे के हिसाब से यूरिया और बिखेर के उसकी जुताई करके पानी लगा दें तो ये पूरा का पूरा आपका सड़ जाएगा। अब आते हैं डॉक्टर राजेंद्र जी आपके पास, और बात करते हैं हम गन्ने में अंतर फसलीकरण की। इंटरक्रॉपिंग भी हम करते हैं गन्ने के अंदर, तो क्या कुछ इस समय, जैसे अभी बात करी कि भाई हमने सरसों की फसल साथ में ली है, वहाँ भी उनको कोई समस्या आई है, या फिर कुछ किसान साथी ऐसे हैं जब आगे आने वाली जो फसलें हैं वहाँ पे भी मतलब क्या क्या फसलीकरण के लिए और कौन कौन सी फसल रिकमेंडेड है? जैसे बात आती है किसान की आमदनी बढ़ाने की बात आती है जी, तो उसमें क्या होता है कि जो गन्ना की फसल है हमारी वो 1 साल की फसल होती है, और उस फसल में अगर हम बेसिकली क्या करते हैं कि दलहनी फसलों का प्रयोग करते हैं। अगर हम गन्ने के बीच में, गन्ना जब 2 लाइन बीच में जो जगह बच जाता है उस बीच में अगर हम चने का, जैसे इस समय सीजन चल रहा है, या मसरी बोलते हैं, मसरी का सीजन चल रहा है, या सरसों की, जैसे आपने जिक्र किया कि सरसों की बुआई कर दी है, तो ये फसलें ऐसी फसलें हैं कि जब गन्ने की जमाव होगा, जमाव होने के बाद में जब उसकी जब पत्तियां आएंगी उससे पहले ये फसल तैयार हो जाएगी जी। और कुछ फसलें ऐसी हैं जो दलहनी फसलें हैं, उन फसलों को लेने से क्या होगा कि किसान भाइयों का जो मिट्टी है, मृदा है, उसमें नत्रजन भी वायुमंडल से, जो हमारी दलहनी फसलें हैं वो वायुमंडल से नत्रजन लेके और मिट्टी में मिला देते हैं।
रूट के माध्यम से, उनकी जड़ों के माध्यम से। जी। तो उससे क्या होता है कि हमारी मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और साथ में गन्ने की फसल के साथ साथ हमें दलहनी फसल या तिलहनी फसल भी मिल जाती है, जिससे हमारे किसान भाइयों की आमदनी भी बढ़ जाती है, बिल्कुल दोगुनी हो जाती है। तो जो हमारे जागरूक किसान हैं वो किसान भाई हमारे इन फसलों को ले रहे हैं और बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं। जैसा मैंने देखा कि हरियाणा में कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो अंतर फसल में गेहूं की भी फसलें ले रहे हैं कि नीचे बुआई गन्ने की कर दी है और उसके बाद में गेहूं लगा दिए, तो गेहूं जब कट जाएगा उसके बाद में जब जैसे ही गर्मी शुरू होगी और गन्ने की जमाव हो जाएगा और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिला है और जो उसकी उपज है काफ़ी अच्छी मिली है, जिसमें दो चीज़ें और प्रबंधन किया जा सकता है। जो खाद है, जब हमारे किसान भाई ने खाद का प्रयोग किया गन्ने में, तो कहीं ना कहीं उस खाद का इस्तेमाल हमारे जो गेहूं की फसल है उसमें भी हो जाता है, तो इससे हमारे किसान भाइयों का ऑटोमेटिक आमदनी बढ़ती है। आय दोगुनी अगर करनी है तो एक फसल के साथ साथ जो दूसरी फसल है वो भी हमें इसमें जरूर ले लेनी चाहिए। देखिए एक चीज और मैं अगर जोड़ना चाहूँ जी, तो जितने भी पुराने एज्ड के लोग हैं वो किसान भाइयों, आप उनसे पूछिए कि जो आपके घर में दादा बाबा हैं तो वो पहले गेहूं और गन्ना दोनों ही साथ साथ लेते थे और साथ साथ ही गन्ना के साथ में गेहूं और चना भी लेते थे। अब ये और हो गया है कि जैसे हमारे यहाँ पे ही हमने एक किसान तैयार किया है, राकेश सिरोही है बुलंदशहर में जी, उसने टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, आपका गेहूं है, चना है, जितनी भी चीजें सब्जियों की हो सकती हैं जो मार्च में खत्म हो जाती है वो सभी ले रहा है। और उसकी जो इनकम, जो सरकार की इनकम बढ़ाने की, तो 2 गुना इनकम बढ़ाने की बात थी, वो कहीं जाके 3 गुना हो जा रही है। बिल्कुल, मतलब ये जो सारी सब्जियां आपने बताई ये अंतर फसलीकरण के माध्यम से, फसलीकरण के अंतर्गत। बिल्कुल, अगर मान लो किसी एक फसल में कोई बीमारी आती है तो वो हो सकता है उसी फसल की एक बीमारी है दूसरी फसल तक ना जा पाए और ये अटैक्शन भी होता है। तो जैसे खासकर कीड़ों का ज्यादातर होता है, तो एक दूसरे की फसल होती है तो उससे वो काफी हद तक रुक जाता है। जैसे कि अभी धान में स्टेम बोरर आया था, स्टेम बोरर गर्मियों का भी धान लेते हैं लोग और खरीफ में भी लेते हैं। तो जो गर्मियों का धान लेते हैं उसमें दवा जो उन्होंने डाली तो स्टेम बोरर को मारने के लिए जी, तो वो स्टेम बोरर जितनी मात्रा उन्हें बताई गई उतनी न डाल के कम ज्यादा डाल देते हैं। वहां से फिर उनकी लाइफ साइकिल बीच में टूट जाती है और लाइफ साइकिल टूटने से होता क्या है कि आगे वाली फसल के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल, और खरीफ में देखा भी होगा किसान भाइयों ने, पिछली साल भी था, इस साल भी था कि स्टेम बोरर के लिए कोई भी रसायन काम नहीं कर रहा है और ये समस्या हर साल तकरीबन इसमें आती चली जाती है। बिल्कुल सही कहा। तो डॉक्टर राजेंद्र जी बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी नई किस्में हैं जो गन्ने में इजाद की गई हैं और ज्यादा पैदावार देने वाली किस्में हैं इस समय जो प्रचलन में आ रही, जैसा 0238 है। 0238 एक ऐसी किस्म थी जिसकी पैदावार बहुत अच्छी थी और किसान भाइयों ने बहुत अच्छा के नाम से जिसको भाई जानते थे। जी, 238 के नाम से जानते थे। क्या होता है कि जब कोई किस्म, हमारे जो प्रजनक हैं, ब्रीडर हैं, वैज्ञानिक, वो जब कोई किस्म का निजात करते हैं जी, तो थोड़े दिन के बाद में 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में उसमें रोग और व्याधि आना शुरू हो जाता है। जब वो हमारी किस्में पुरानी होती जाती हैं तो समय के साथ साथ हमारे जो प्रजनक हैं वो किस्मों का निजात करते रहते हैं। उसमें वो ध्यान रखते हैं कि इस समय कौन से रोग का प्रकोप हमारे फसल पे ज्यादा हो रहा है जी। तो उस चीज को ही ध्यान में रखते हुए फसल की उपज भी बढ़े और साथ में जो रोग है, खास करके जो बीज के साथ में रोग आता है, उस बीज जनित रोग होता है, उसका कंट्रोल भी हो, उस किस्म को विकसित करने में ये खास ध्यान रखते हैं हमारे जो प्रजनक होते हैं। तो उसमें भी आज के समय में जो सबसे अच्छी वैरायटी है जिसका उत्पादन बहुत अच्छा है वो 14201 है। 14201 इसको जो है 0238 को ही मॉडिफाई करके जो है विकसित किया गया है। किसान भाई को कहते थे कि भाई 38 बहुत अच्छी किस्म है, मिल नहीं रही है, बीमारियां ज्यादा आती है, तो उसी का एक अपडेटेड वर्जन है कि उसमें रोग को ध्यान में रखते हुए इस किस्म को विकसित किया गया है। इसका औसत जो उपज पाया गया है वो लगभग 95 टन 950 कुंटल प्रति हेक्टेयर पाया गया है। और साथ में किसान भाई को एक और समस्या का सामना करना पड़ता है कि कुछ ऐसी किस्में होती हैं जिसको चीनी मिल लेने से मना करती हैं
जिसको खास कहते तौर से हैं बहुत समस्या आती है। जिसको कहते हैं कि रिजेक्टेड। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो चीनी मिल है वो ये देखता है कि इस किस्म में जो चीनी की परसेंटेज है वो कितनी है, मिठास जो है, मिठास की जो मात्रा है, क्रिस्टल्स जो है वो कितने हैं। हाँ। तो इसमें जो है वो चीनी की जो मात्रा है वो भी 18.6 जो है % पाई गई है। तो इस हिसाब से जो मील है वो भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है और किसान भाइयों को उपज भी अच्छी मिल रही है। बात आती है कि किस्मों का चयन, किसान भाइयों को किस्मों का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात करेंगे। एक और कॉलर है, वो साथ में जुड़ गए हैं, जान लेते हैं क्या प्रश्न है उनका। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार जी, नाम बताएं अपना। सत्यपाल, मुजफ्फरनगर से जी। सत्यपाल जी, जी क्या प्रश्न है आपका? डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि बबेरिया, दीमक में और गिड़ार में काम कर रहे थे जी। और कौन सा कीड़ा जी जो हमारा? देखिए, बिवेरिया वैश्याना और मेटारिजियम, ये सफेद गिडार और आपकी दीमक या इससे मिले हुए ऐसे कीड़े जिनकी त्वचा बिल्कुल मुलायम होती है, जैसे सफेद गिडार निकलती है ना, बिल्कुल ही हल्का सा अगर दबाएं तो बिल्कुल पिचक जाती है उसकी त्वचा, ऐसे ही होता है दीमक का। तो ऐसे जितने भी कीड़े आते हैं आपके खेत में किसी भी फसल में, वो सभी को मारती है ये। और दीमक के लिए इसलिए ज्यादा कारगर है कि ये छुआछूत का जो रोग पैदा होता है ना, तो वो बवेरिया वैश्याना या मेटारिजियम से ही होता है। ये कोड़ जैसा रोग पैदा कर देती है, एक दूसरे में लगता है। और दीमक आपकी जमीन में 1 से 1.5 मीटर तक नीचे बामी बना के, जहाँ पे रानी मक्खी रहती है, बच्चे पैदा करती है, उसका काम होता है बच्चे पैदा करना, और सैनिकों का काम होता है अपना पेट भरना। और जो नीचे जो ऐसे कीड़े हैं जो ऊपर नहीं आ सकते, उनके लिए भोजन ले जाना। जब ये भोजन लेके ऊपर से नीचे जाएंगे तो निश्चित है कि वो फफूंदी उनसे भी टच होगी, भोजन वहां पे देंगे तो फिर ये सब के सब खत्म हो जाती है पूरी बामी। जब अगर रानी मक्खी खत्म हो गई तो दीमक का पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। ऐसे 1.5 मीटर तक बहुत सारे घर बने हुए होते हैं, जिसमें अलग अलग घर में एक रानी मक्खी रहती है जो हजारों बच्चे पैदा करती है। इसी तरह से सफेद गिडार है। डॉक्टर साहब, हाँ जी, हमारे बाग में कड़ी कीट लगा जी, क्या उसमें भी काम करेगा? कौन सा कीट? कड़ी कीट कौन से वाले को बोलते हैं, जो तने में छेद करके अंदर घुस जाता है? नहीं जी, वो सफेद हो, पेड़ पे चढ़ जाती है, नीचे चढ़ा ऊपर। हाँ, नीचे से ऊपर चढ़ता है। देखिए, बाग में आप जैसे ही फल टूट जाते हैं ना, किसका बाग है? आम का। हाँ, तो जब जुताई करते हैं तो उस समय इसका हर साल प्रचलन करिए, कम से कम साल में 2 बार तो जुताई करते ही है ना, एक फल से टूटने के बाद और एक फल आने से पहले। है 2 जुताई करते हैं। उसी समय अगर मेटारिजियम या बिवेरिया वैश्याना, आप तो मुजफ्फरनगर के हमारी यूनिवर्सिटी से बनता है, ऑर्डर दे के बनवाएं। कोशिश ये करें कि जिस जमीन से निकाला जाए तो वो मेरठ की हो या मुजफ्फरनगर की हो, तो ज्यादा काम करेगा आपका, और ताजी बना होगा और अच्छा काम करेगा, और टेस्ट करना ही है आपको। तो ये डालें तो ये इस तरह के कीड़े सब खत्म हो जाएंगे। और जो सफेद आप बता रहे हैं जो कीड़ा लगता है, उसके लिए ग्रीस लगा देते हैं तने पे। हाँ, ग्रीस लगा दे, पन्नी बांधना फिर भी चढ़ जा। हाँ, अरे नहीं, पन्नी मत बांधिए। अच्छा जी। हाँ, पन्नी बांधेंगे तो होगा क्या कि वो पन्नी के सारे चढ़ जाता है। तो आप हल्का सा जो सस्ता आता है, जो किसी काम का नहीं है, ग्रीस जो मैकेनिकों के पास मिलता है, इकट्ठा करे रहते हैं, तो वो वाला ग्रीस लगभग 1 फुट की उसमें रेंज में आप लगा दीजिए, जमीन से लगभग 1 से 1.5 फीट ऊंचा। अच्छा जी। हाँ, तो जैसे ही जमीन से ऊपर जाएगा, कीड़े सब उसी पर चिपक जाएंगे, ऊपर आपके चढ़ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, उम्मीद है उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जैसे अभी हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। अगर जब हमारे पास समय होता है, जैसे आम के बागों की इन्होंने बात की कि भाई नीचे से हम ग्रीस वगैरह लगा के रोक सकते हैं, तो इसी प्रकार से जो हमारे गन्ने की फसल है उसको भी हम ध्यान रखते हैं कि भाई साफ सफाई जो है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस समय तो देखिए, हालांकि कीड़े बीमारियां हैं बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी जैसे गिडार की बात हो रही है कि भाई पश्चिमी विक्षोभ के कारण जल्दी मतलब ये आ सकता है, इसके आसार ज्यादा रहेंगे। गिडार जो आता है उसकी क्या पहचान है और किन किन कारणों से अभी आ सकता है? देखिए, ऐसा है जैसे कि मौसम जो चल रहा है और मौसम के हिसाब से पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है जी। अब बादल आपके छाते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि कोहरा भी है हल्का सा, और सौंग ज्यादा है, ये पॉल्यूशन ज्यादा है, कोहरे की मात्रा तो कम है। अब प्रकृति ने कभी
आपने देखा होगा प्रकृति कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती, सभी को संतुलित बनाती है। और संतुलन करने के लिए अभी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर पश्चिमी विभूत सक्रिय हो जाएगा। जैसे ही पश्चिमी विभूत सक्रिय होगा तो 100% बारिश आने के चांस ज्यादा रहेंगे। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम, जो कि हमारा प्रायोजित कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला, और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। तो श्रोताओं, जो किसान भाई हमारे साथ कार्यक्रम में अभी जुड़े हैं, उन्हें बता दें कि हमारा फोन इन कार्यक्रम जारी है और इसका विषय है गन्ने की फसल में समसामयिक कार्य। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो पे मौजूद विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सूरज भान, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के, और डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला हरियाणा से, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विनोद कुमार। क्यों ना शीतल, हम अपने श्रोताओं को एक बार फ़ोन नंबर भी बता देते हैं ताकि वो सीधे फ़ोन करके अपने जो भी उनके डाउट्स हैं, जो उनके सवाल हैं, वो उसका जवाब हमारे विशेषज्ञों से ले सकते हैं। जी बिल्कुल, फ़ोन नंबर हमारे वही 23421082, यानी कि 23421082, और दूसरा हमारा नंबर है 23421083, यानी कि 23421083। 011 दिल्ली का STD कोड ना लगाना भूलें नंबर के आगे। और चलिए देर नहीं करते और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते। तो डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि भाई इस समय गिडार जो आ जाता है, एक तो देखिए मतलब बेमौसम का कीड़ा बीमारी जब आ जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फसल के लिए। तो क्या कुछ हम सावधानियां रखें और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इस समय किसान साथियों को ध्यान में रखनी है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और कॉलर है जो जुड़ गए हैं लाइन पे, तो उनसे उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो नमस्कार जी, नाम बताएं अपना। सुरेश पाल सिंह, बड़ौत बागपत। जी सुरेश पाल जी, क्या सवाल है आपका? ये डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे गन्ने की वैरायटी 1401। 14201। हाँ जी, इसका बीज कहाँ से मिलेगा? ये करनाल में भी हमारा एक रिसर्च स्टेशन है गन्ना का, वहाँ पता कर सकते हैं आप, और एक लखनऊ में जो भारतीय गन्ना अनुसंधान है वहाँ पता कर सकते हैं आप। दूसरा बागपत में भी तो मिल के पास में ये सप्लाई किया गया है। जी जी। तो इसके पैदावार कितनी बता रहे थे? 950 कुंटल प्रति हेक्टेयर की इसकी पैदावार है, और ये संस्तुति किस्म है जिसको मिल भी खरीद रही है, और इसकी पैदावार भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो इसमें लाल सड़न की जो समस्या आती थी, उसकी समस्या नहीं आएगी इसमें। दूसरे रोग के लिए भी ये प्रतिरोधी है। तो इस तरह से इस बीज का चयन करेंगे, और ये बीज जो है हमारे उत्तर भारत के लिए सिफारिश की गई है। एक बात हो रहा है साहब जी, जैसे गन्ने की पाठशाला चल रही, अब जो गेहूं की बुआई चल रही, इसमें भी ऐसी पाठशाला लगनी चाहिए
नई नई वैरायटी बताओ जी या किसान को। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश पाल जी, आप सही कह रहे हैं और आपका जो प्रश्न है वो हमने ले लिया है और आपके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि भाई जो भी समाधान इसमें हो या फिर खाद है ना लिक्विड भी मिला है वो न लेपित करके वो सारी जानकारी मिल जाए तो हम ऐसे ही बोल रहे। फिर देखिए अगले प्रोग्राम में इसे शामिल करेंगे। और जो गेहूं की बात आप कर रहे हैं तो इतना मैं बता दूं कि अभी ये गन्ने की पाठशाला है तो गन्ने पे बात कर रहे हैं, अगली गेहूं पे बिल्कुल। और इसके लिए भी अलग से प्रोग्राम जब हम शुरू करेंगे तो आपको जरूर फोन के माध्यम से या फिर अपने प्रोग्राम के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। तो डॉक्टर सूरजभान जी, जैसे हम बात कर रहे थे गिडार की, तो क्या कुछ अभी सावधानियां हम रख सकते हैं? देखिए जो गिडार की थी, वैसे एक प्रश्न मेरे माइंड में अभी ये भी घूम रहा है सुरेश पाल जी का, जो गेहूं की बात कर रहे थे। तो गेहूं में जो वेराइटियों की बात कर रहे थे तो कोशिश ये करें किसान भाई कि बायो फोर्टिफाइड वेराइटियां आ चुकी हैं, गेहूं में भी हैं, आपके तिलहन में भी है, सब्जी में भी कई वेराइटियां आ चुकी हैं। पहले ये बायो फोर्टिफाइड वेराइटी हमारे पास नहीं थी, ज़्यादातर अमेरिका के पास थी। और जब हमने इन्हें रिलीज किया था तो अमेरिका भी इसका हैरत अंगेज मानता था कि लोग वैज्ञानिक कृषि के जो इंडिया में काम करते हैं वो भी कुछ अपने पास रखते हैं। तो काफ़ी कुछ इंडिया का नाम है। तो कोशिश है मेरी कि आपसे निवेदन है कि आप बायो फोर्टिफाइड वैरायटी जो आपकी गेहूं की मिल रही हो आपकी एरिया में, बिल्कुल बोल लीजिए और इस पे काम कीजिए। बिल्कुल। और गन्ने की बात है कि डॉक्टर साहब आएंगे आपके साथ, लेकिन एक और श्रोता हैं वो जुड़ गए हैं अभी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नाम बताएं अपना सर। सतीश कुमार बोल रहा हूँ सर। सतीश कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं सतीश कुमार जी? भिवानी जिला जी, क्या प्रश्न है आपका? सर 30% मिट्टी खराब है तो काम दबो। 30% मिट्टी खराब वाली बात कर रहे हैं हमारे किसान भाई। जो हम रिकमेंडेशन करते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की और खाद की, उससे कहीं ज्यादा देते हैं और ज्यादा देने की वजह से मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता है। पहले हम कहते थे कि हर साल आप हरी खाद का प्रचलन करें, जो हमारी घुलनशील अवस्था में जो पोषक तो हमारी जमीन में पड़े हुए हैं वो घुलनशील अवस्था में आके हमारी सीधी फसल को मिले और मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा हो। कम से कम हर साल नहीं डाल सकते तो हर तीसरे साल गोबर की खाद हमारे खेत में पहुंचनी चाहिए थी, वो किसान भाई नहीं डाल रहे हैं। ऊपर से हम ऐसा चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा इंजेक्शन मिल जाए जो डायरेक्ट लगाए और पैदावार मिल जाए, उससे हमारी जमीन का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। कृषि मंत्री जी का यही कहना था कि कोशिश करें कि इसमें न करें। अब बात आती है गन्ने की जी। तो गन्ने में देखिए जी अभी जो मौसम खराब चल रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और प्रकृति से मेंटेन करने के लिए कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए या जानवरों के लिए नुकसान न पहुंचाए, तो अक्सर कर इस सीजन में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो 1-2 दिन बारिश होने के चांस रहते हैं और ये बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है। और इसमें देखेंगे कि कुछ किसान भाई बहुत सारे जो धान की भी कटाई नहीं कर पाते हैं, बहुत दिनों तक लेट में जो धान लगाते हैं उनका कटता है, बहुत नुकसान हो जाता है उनको। तो ये बारिश होती है, इसमें जो सफेद गिडार है जिसे आप कहते हैं काला भौरा, जब आप देखते होंगे जब ये अपनी प्रौढ़ अवस्था में होता है तो भौरे की तरह से आपकी फसल पे या आपके जो गांव के आसपास या खेतों के आसपास जो पौधे होते हैं उस पर मड़राता हुआ दिखाई देता है। इसकी गिडार अंडों के रूप में पड़ी हुई है आपकी जमीन में। ये ज्यादातर मोस्टली 80 से 90% निकलने के चांस इसके होते हैं जून जुलाई की जो पहली बारिश होती है उसमें, परंतु वो अंडे पड़े हुए हैं और ये पश्चिमी वो सक्रिय होगा तो जैसे ही बारिश होगी तो बारिश होते ही ये लगभग 25 से 30% ये इधर भी निकल आते हैं। तो जैसे ही अंडे में से गिडार निकलेगी और आपकी मेड़ से शुरू, जहां से मेड़ है मेड़ में से ये अंडे पड़े हुए होंगे, क्योंकि इस कीड़े का स्वरूप यही है कि ये सख्त जमीन होगी, जो वैरल जमीन पड़ी होगी सख्त होगी। सख्त है आपकी मेड़े, खाली जमीन जहाँ पे जुताई नहीं होती जी वो है, तो वहां पे अंडे पड़े होंगे इनके जमीन में, उसमें से गिडार निकलेगी और आपकी मेड़ की तरफ से गन्ने की जो फसल है खेत के अंदर वाले हिस्से की तरफ चलना शुरू कर देगी। और इसकी पहचान यही है कि आपके अगर नुकसान हो रहा है, पौधा कमजोर हो रहा है, पीला सा पड़ रहा है, मुरझा सा रहा है, तो वो मेड़ की तरफ से मुरझाएगा और वो अंदर को धीरे धीरे वो अंदर की तरफ जाएगा। तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये आप मान लीजिए कि सफेद गिडार आपके खेत में आ चुकी है और उसके लिए आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। पहले तो 2 मीटर तक ही खेत के चारों तरफ अगर कर दें तो ये गिडार खत्म हो जाएगी और 2 मीटर के साथ साथ में आप मेड़ पर भी वो दवा डाल लें तो ये गिडार खत्म हो जाएगी, तो आपका नुकसान
खत्म हो सकता है। तो इसके बचाव के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? जैसे आपने बताया कि भाई जो हमारी मेड है उसके चारों तरफ से मतलब अगर हम रोकथाम करें। देखिए रसायन में जो सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड आपका सिस्टेमेटिक जो आपके पौधा में 2 मीटर तक स्प्रे कर रहे हैं तो पौधा में भी वो सोख लिया जाए और जमीन के जरिए भी जड़ों में हो। तो जैसे जड़ों को खाएगी तो भी नुकसान होगा और मिट्टी में होगा तो मिट्टी के जाएगी तो वो वहां से थोड़ा सा पानी तो जैसे कीड़े होते हैं अपनी त्वचा से पानी को सोखते हैं। तो ये उसमें ये सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड है। सिस्टेमेटिक में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड हैं जिससे मतलब जो भी हमें आसपास अपने अवेलेबल है उसके बाद सिस्टेमेटिक होना चाहिए। बिल्कुल। तो बात करेंगे डॉक्टर साहब इस पे। और भी एक और श्रोता हैं लाइन पे जुड़ गए हैं, एक बार जान लेते हैं क्या प्रश्न है उनका। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताएं अपना। जयपाल सिंह, ग्राम गजोती, तहसील रामपुर मनिहारान, जिला सहारनपुर, यूपी। जी क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न मेरा ये है जी, अभी डॉक्टर साहब ने गन्ने की कटाई के बारे में बताया जमीन से मिलाकर जी, और जिस खेत में मुंडी रखनी उसमें कोई कौन सा यंत्र है वो बताया जो सा उसमें चला कर कुछ और बोया जाए। मैंने ये कहा था मुंडी आप उसे पोगले को ही कह रहे हैं ना। जैसे हैरो होता है ना, हैरो मिट्टी में चलता है, वैसे ही तवे उसमें लगे होते हैं तो वो ऊपर ऊपर चलते हैं। जितना भी आपका ऊपर का ठूंठ रह जाएगा गन्ने का उसे काट के मिट्टी के लेवल से मिला देते हैं तो एक साथ सभी आपके कल्ले निकलेंगे। जिसे अगर कहा जाए एक तरह से तो इफेक्टिव टिलर्स का मतलब होता है जो गन्ना दे। ऐसे ही इफेक्टिव टिलर्स का गेहूं में अगर बात करें, इफेक्टिव टिलर्स का मतलब वो बाली, स्वस्थ बाली जितनी लंबी होनी चाहिए, जितने दाने होने चाहिए वो। तो वैसे ही इफेक्टिव टिलर्स आपके जो निकलेंगे वो इफेक्टिव टिलर्स आपको भरपूर गन्ना देंगे और पैदावार आपकी अच्छी होगी। रही बात ये कि इंटरक्रॉपिंग की बात आप कर रहे हैं, उसमें सहफसली खेती के लिए आप टमाटर ले सकते हैं, बैंगन ले सकते हैं, मिर्च ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, चना ले सकते हैं। इतनी फसलें हैं। हमने एक किसान तैयार किया है हापुड़ में, एक तैयार किया है गाजियाबाद में, एक तैयार किया था हमने बुलंदशहर में। अभी मैं बुलंदशहर में हूँ, राकेश सुरोये आप आके देखिए, कम से कम उसके हर खेत में कोई न कोई अलग फसल गन्ने के साथ में आपको मिलेगी। ये यंत्र मिले कहाँ से? हैरो जैसा जो यंत्र बताया पंतनगर से मिल जाता है, पंजाब से भी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी है सर। दोनों तरह के हैं, ट्रैक्टर से चलाने वाले भी हैं और आप बैलों के साथ में या जो आपकी बुग्गी उग्गी जो में जोड़ते हो झोटा से भी चलाने के लिए दोनों तरह के यंत्र हैं ये। छोटा यंत्र भी है छोटे ट्रैक्टर पर चलने के लिए? हाँ, छोटे ट्रैक्टर पर चलने के लिए भी है। बिल्कुल। और ये तो ऐसे यंत्र हैं आसपास अगर आप देख लेते हैं मतलब किसी भी माध्यम से, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से आपने दूसरे किसान से मंगवा लिया है तो लोकल जो आपकी लोहे की दुकान है वहां से भी आप इनको बनवा सकते हो, बड़ी आसानी से बन जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी आपसे कि भाई जो आने वाला समय बसंतकालीन जो फसल है उसकी हमें तैयारी करनी है तो कैसे हम तैयारी करें? देखिए किसान भाइयों को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि उनकी जो खेत की तैयारी है अच्छी तरह से भुरभुरी तैयार करना होगा और उसमें जो नमी की मात्रा है वो इस तरह से होनी चाहिए कि जिससे उनकी प्रॉपर तरीके से तैयारी हो। क्या होता है कि जब खेत में मिट्टी के कण होते हैं जो ढेले टाइप के हो जाते हैं, अगर वो भुरभुरी नहीं होते हैं तो वो अगर गन्ने के ऊपर पड़ते हैं तो एक तो होता है कि उसके अंदर हवा पास करता है तो उनकी जो नमी है बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। दूसरा ये होता है कि अगर गन्ने के बीज के लिए जो यूज करते हैं उसमें जो आँख होती है, अगर आँख के ऊपर वो ढेले पड़ जाते हैं तो डले जो हो जाते हैं, डले होते हैं तो उनके वजन से भी उसके जमाव में समस्या आती है जी। और जो नमी की जहाँ तक बात आती है, नमी की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी फसल के जमाव के लिए। बीज तभी जमेगा जब उसके संपर्क में पर्याप्त मात्रा में नमी उपलब्ध होगी। बहुत ज़्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए और सूखा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात करेंगे। एक और श्रोता हैं जुड़ गए हैं, जान लेते हैं उनको भी एक बार। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताएं सर अपना। मैं हरिश्चंद्र शर्मा जिला मेरठ से बोल रहा हूँ जी। जी हरिश्चंद्र जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है जी, जो अभी आपने गन्ने की वैरायटी बताई 1401, ये 14,201 कौन से विकसित हुई है और ये कहाँ से मिल सकती है और कितनी मात्रा में मिल सकती है? देखिए साहब, ये वैरायटी लखनऊ से निकली है और आपके जो क्षेत्रीय मिल हैं, आपका कौन सा क्षेत्रीय मिल पड़ता है मेरठ में? सकोती चीनी मिल पड़ता है। सकोती चीनी मिल है।
हर चीनी मिल को इन्होंने आज से 3 साल पहले ये बीज उपलब्ध कराया था, और जैसे कि आपको भी मालूम होगा हर चीनी मिल अपना बीज भी तैयार करता है। तो आपका अगर वहाँ पे नाम लिखा होगा और जितनी मांग की होगी आपने, तो निश्चित है कि आपको वहाँ से मिल जाएगा। या आप किसी किसान से संपर्क करें तो जो उसका बुक हो उसमें से कुछ बीज ले लें। हर ये गन्ना मिल को ये दे दिया गया था, और किसी भी गन्ना मिल के पास में 5-6 हेक्टेयर से कम बीज नहीं है। अच्छा जी। हाँ, तो आप डायरेक्ट बीज संपर्क कर लें या फिर लखनऊ से ले लें। लखनऊ से तो काफी दूर पड़ेगा जी, ज्यादा दूर पड़ेगा। तो हाँ, ज्यादा दूर पड़ेगा, इसलिए आप मिल से ही संपर्क कर लें, ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल, और मिल के आसपास भी मिल भी आपको बता सकता है, जो किसान साथी वही वो जुड़े बता हुए सकते हैं। हैं। आप किसान साथी से वो सीधा वो आपका फोन नंबर या उनके जो एड्रेस है वो आपको मिल जाएंगे, और वहां से जाके आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे बसंतकालीन फसल की तैयारी की। खेत की तैयारी के लिए आपने बताया कि बुरबुरी होनी चाहिए, और अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो बीज की मात्रा हमें कितनी चाहिएगी, और कैसे उस बीज को जो मृदा जनित रोग है या बीज जनित जो रोग है उनसे कैसे बचाया जाए? बात आती है कि कुछ ऐसे रोग हैं जो मृदा जनित रोग हैं, और कुछ रोग हैं जो बीज जनित है। तो दोनों का उपचार करना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से आप बीज जनित रोग का उपचार करने के लिए बावेस्टीन है। बावेस्टीन जो 200 ग्राम का घोल बना के इसको जो है भिगो लेते हैं। जो गन्ने का जो बीज है, बीज के लिए जो टुकड़े काटते हैं, खास करके इसमें ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि 3 अंकुरण वाला ही गन्ने का टुकड़ा हमें मतलब उसमें काटना चाहिए। 3 आँख होता है, 3 आँख होना चाहिए। कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि उनका जो लेबर लगाते तो लेबरों को जल्दी होती, तो वो गन्ना सीधा बिछाते चले जाते हैं, बीच में 1-2 टुकड़े कर दिए और काम खत्म हो गया। दूसरा ये ध्यान देना होता है कि जब बुआई करते हैं तो उसमें जो टुकड़े हैं, टुकड़ों के बीच में गैप भी होना बहुत जरूरी है, कि अगर एक टुकड़े में कोई रोग है तो दूसरे टुकड़े में ना पहुंचे, वो नीचे जमीन में वो एक दूसरे में ना फैले। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, जैविक तरीके से अगर हम खेत का शोधन करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारी मृदा जनित रोग है उसका कहीं ना कहीं हम रोकथाम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे किसान भाइयों को बुआई के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, और बुआई के बाद में जो समस्या आती है वो आती है खरपतवार की। खरपतवार के लिए बहुत सारे ऐसे भी नए जो हमारे रसायन खरपतवार नाशी निजात किए जा रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और शुरुआती अवस्था में तो हालांकि ईंख में हमें इतनी ज़्यादा समस्या नहीं रहती है खरपतवार की, ये तो बाद में जब धीरे धीरे आगे फसल बढ़ती चली जाती है समस्या आती है। बात करेंगे इस पे भी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर और है। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नाम बताएं अपना। नाम है जी भोरेगा, जिला हापुड़ जी। सिंबावली। जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है कि हमारे गन्ने में जो है सड़न रोग सा लग रहा, 238। किस्म है आपकी 238। जी डॉक्टर साहब, किस गांव के हैं जी? जिला हापुड़ सिंबावली। अरे हापुड़ में किस गांव के? सिंबावली में कौन सा गांव लगता है? वेट। देखिए ऐसा है ना, जो आपने ये नौदा बोया है उसमें बता रहे हैं, या अभी नौदा बोना नहीं है, जो पेड़ी खड़ी है उसमें बता रहे हैं? जो नौदा खड़ी है अभी कटाई शुरू नहीं हुई है उसकी, है? नहीं, अभी कटाई उसमें फरवरी में होगी। देखिए ऐसा है, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे जैसे जैविक खाद्य जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है, एक आता है बिवेरिया वैसियाना और मेटारिजियम, इनका काम होता है कीड़े खत्म करना। एक आता है ट्राइकोडर्मा, ये इसी तरह से ये भी ट्राइकोडर्मा भी आपके ही खेत से निकाला जाता है। इन दोनों चीजों का, चाहे मेटारिजियम बिवेरिया वैसियाना में से एक ले लें या ट्राइकोडर्मा ले लें, इन दोनों चीजों का आप इस्तेमाल हर साल आप अपनी फसल में करोगे तो लगभग 80 से 90% आपकी समस्याएं रोग और कीड़े से संबंधित खत्म हो जाएंगी। अब बात आती है कि खड़े खेत में अगर आ जाता है तो इसमें लागत भी ज्यादा लगती है, जिससे हमारी हानि ज्यादा होती है, लागत लगती है और उतना मुनाफा नहीं हो। अब आपको करना क्या है कि अब अगले महीने कटना शुरू हो जाएगा, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि कट के चला जाएगा। आप अगर अब स्प्रे करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। जब खेत आपका खाली हो जाए, इससे पेड़ी लें, पेड़ी के समय इसमें फफूंदी नाशक जितने भी जो भी सिस्टमेटिक आपकी फफूंदी नाशक मिले, जैसे कार्बन डाइजेम और मेटारिजियम वगैरह, ये इस तरह की चीजें होती हैं, स्टाम के नाम से मिलती है। हाँ, मैं यहीं पे हूँ गाजियाबाद में लगभग 23 साल से।
और तब ये गाजियाबाद, हापुड़ और नोएडा एक ही जिला हुआ करता था। तो मुझे एक एक गांव मालूम है, सिम्बावली में भी, हापुड़ में भी, आपके नोएडा में भी। इसीलिए मैं पूछ रहा था आपसे कि कौन सा गांव है। तो ये आप किसी फंजीसाइड का स्प्रे करें, खेत खाली हो जाए तब, तो वो सिस्टम में उसकी जड़ों में चला जाएगा और फिर ये आपकी अगली बार समस्या नहीं आएगी। परंतु एक बार स्प्रे करने से न रुकें, आप 2 बार इसका रिपीट जरूर करें। ठीक है जी? एक बात और प्रश्न। हाँ बताएं। हम जैसे पौधा ही बोएंगे, गन्ना बोएंगे से बाद में, हाँ ये बताया कि इसमें 2 किलो या 5 किलो बीजे का रवास डाल रहे हैं। हाँ हाँ। अब उसी को जो है उसका कीड़ा कम लगता है तो उसे उसी में छूटते हैं। देखिए ऐसा है, जो अंतः फसली खेती या सह फसली खेती कहते हैं, वो उससे 2 फायदे होते हैं कि एक तो कीड़ा बीमारी एक दूसरे के अटैक्शन से नहीं आती, और तीसरा ये है कि ज़्यादा पैदावार मिल जाती है, आपको मुनाफा ज़्यादा होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इस पे हम बात भी कर चुके हैं और अभी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं समय का। और डॉक्टर साहब, आप सूरजभान जी कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, और आप डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला हरियाणा से। तो आप दोनों आज स्टूडियो में आए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज का हमारा विशेष प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो इसी के साथ शीतल, अब हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। हाँ, तो रमेश, इस लेकिन कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिव नंदन लाल, और इसी के साथ अपने श्रोताओं से कहते हैं राम राम। राम।